दिल्ली से हूँ, दिल्ली से हो। आप समझ जाएंगे। समझ। और तीसरा, मेरे स्कूल से अगर कोई फेमस म्यूजिशियन है तो उनका नाम है बादशाह। उसको तुम्हारे स्कूल के? हाँ। अरे वाह, ये बादशाह के वाले हैं यार, बादशाह के पर साथ मैं कभी वाले। मिला नहीं। हर बंदा कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सोच के आता है कि ऐसे बस अभी मैं कॉलेज में घुसूंगा और लड़कियां बढ़ जाएगी। हाँ, लड़कियों की लाइन लगी हुई होगी जो बस मेरा इंतजार कर रही है कि भाई अंशुल कब आएगा, पलाश कब आएगा, उसके बाद में तो बस हम चढ़ जाएं इनके ऊपर। दिल्ली मेट्रो में हर यार ये पॉडकास्ट तो अपने दिल्ली मेट्रो के लिए बना दिया। भाई मैं तो दिल्ली मेट्रो के लिए गाना बनाना चाहता हूँ अब। और उंगलियां कहाँ काम पे होती है, नहीं कर रहे उस बारे ये में। वो वाला पॉडकास्ट नहीं है। ऑलराइट गाइस, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूं एपिक और ये हैं अंशुल। आई वेलकम यू एपिक फ्रॉम द स्क्रैच। मेरे साले नाम में ही दम है, मेरे साले काम में ही दम है। सो मैं कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ ये हो क्या रहा है। सो इट्स जस्ट लाइक मेरे माइंड में एक ये ऐसा आइडिया आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं पॉडकास्ट खूब देखता हूँ और मेरा माइंड ऐसा चला कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसमें दो म्यूजिशियंस, स्पेसिफिकली म्यूजिशियन, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनीवन एल्स, किसी और को रखने का नहीं है, सिर्फ म्यूजिशियन। क्योंकि यार अपन अपना देश छोड़ के यहाँ पे म्यूजिक पढ़ने आए तो कुछ होना चाहिए एक स्पाइस, यू नो। सो उस वजह से सिर्फ म्यूजिशियन से बात होगी एंड फ्रॉम द स्क्रैच अपन कुछ बात करने के बाद कुछ म्यूजिक भी बनाएंगे डेफिनेटली। सो अंशुल, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, मतलब व्यूअर्स को ये बताओ जो आपको देख रहे हैं, आपके कुछ फैंस भी होंगे जो आपको देख रहे हैं कि फैंस तो अभी कोई नहीं होने वाले। मैं वैसे भी बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा सीक्रेट एडमायरर्स होते हैं। हूं। मेरे नहीं होते हैं, पता नहीं मेरी जिंदगी में कुछ अलग चल रहा है झूठ। एनीवेज, तो एज एन आर्टिस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। एज एन आर्टिस्ट, ओके। सो हेलो पीपल, मेरा नाम अंशुल है। मैं पिछले 15 साल से आई थिंक पियानो बजा रहा हूँ, म्यूज़िक कंपोज़र बनना चाहता हूँ, फिल्म्स के लिए, गेम्स के लिए, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, ऑडियो इंजीनियर हूँ। एट दिस पॉइंट एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए म्यूज़िक एज इन पियानो नोट्स प्ले करना, साउंड्स रिकॉर्ड करना या कुछ भी करना, वो सब कुछ उस आर्ट का पार्ट है और मुझे वो सब कुछ पसंद है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें से जहाँ पर जैसे भी इन्वॉल्व हो सकूँ हो जाऊँ। ये मेरा आर्टिस्ट प्रोफाइल है इस वक्त। Yeah. So, जब फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब एक वो होता है ना, जैसे बोला कि 15 साल पहले से म्यूजिक कर रहे हो। सो व्हेन डिड इट चेंज? मतलब वो टर्न, वो शिफ्ट कैसे हुआ? जैसे मेरे साथ था कि मैं पहले शौक के तौर पे करता था म्यूजिक। तो मैं जब स्कूलिंग में था, लाइक 10th 11th में, तब वो एकदम से जस्ट 2 या 3 हफ्ते में मेरा शिफ्ट हुआ था दैट ओके आई वांट टू हैव दिस, ये मेरे को अब करियर बनाना है। तो वो शिफ्ट कैसे हुआ? और फिर इसी में फॉलो अप क्वेश्चन है कि फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो मैंने सबसे पहले म्यूज़िक सीखना शुरू करा था जब मैं 6 साल का था। अरे और वाह। हमारे घर के पास में ही, एक आंटी जो थी वो, जो छोटे से कीबोर्ड होते हैं ना कैसियो वाले, उन पे वो बच्चों को, ब्लैक कलर के होते हाँ, थे, छोटे छोटे से, से। तो वो सीखने के लिए जाते थे। मैं और मेरी बहन जाते थे और मेरी बहन मुझसे 4 साल बड़ी है। ओके। और वो जो टीचर थी वो मेरे से काफ़ी इम्प्रेस थी कि इसमें थोड़ी म्यूजिकल एबिलिटी वगैरह है, वो थोड़ा इंकरेज वगैरह भी करती थी। टीचर जो थी, हाँ। क्या नाम है उन टीचर का? नाम भी बता दो यार। उनका नाम ऑनेस्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बरसों पुरानी बात है। हाँ, बहुत पुरानी बात है और मैं उनसे कभी बाद में फिर मिल भी नहीं पाया। फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि वो वहाँ रहती नहीं है, वो कहीं और शिफ्ट हो चुकी ये है। दिल्ली की बात है? हाँ, ये Okay. दिल्ली की वैसे बात बाय द वे गाइस, ये दिल्ली के हैं, दिल्ली का लौंडा यहाँ पे बैठा हुआ है। सो या कंटिन्यू। है। दिल्ली से हूँ, दिल्ली से हो। आप समझ जाएंगे। समझ। तो Yeah. ये होगा जब मैं 6-7 साल का था। और मैंने फिर आई थिंक कोई एक कंपटीशन में पार्ट लिया होगा। हमारे घर के पास में जो छोटे छोटे बच्चों के उसके सबके चलते रहते हैं, टैलेंट हंट, टैलेंट रन टाइप के या कुछ भी होते हैं, जो एक वहाँ पे नर्सरी स्कूल जो था मदर्स प्राइड के नाम से, ओके। वो चला रहा था। मतलब मैं बस कंपटीशन के उसमें गया था। ओके, गॉट इट। पर वो कंपटीशन में जीता नहीं। मुझे उस चीज़ का बुरा नहीं लगा था कि मैं जीता नहीं, लेकिन बाद में जब बात लोग कर रहे थे और सब कुछ बात खुल के आई, तो उसमें ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो जजेस को ना जा के पहले अपना थोड़ा पुश कर लेते थे कि भी मेरे बच्चों को जितवा देना, मेरे बच्चों को जितवा देना। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, एटलीस्ट मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। ओके। कि उसके बाद में मैं बहुत गुस्से में था और फिर मैंने छोड़ दिया एकदम से, मुझे नहीं करना अब।
मैंने बहुत गुस्से में एकदम से सारा वो छोड़ दिया, जबकि मैं अच्छा भी था और मेरी टीचर भी चाह रही थी कि ये भी और सीखे करे, तो हाँ मैंने वो छोड़ दिया। फिर 2-3 साल तक मैंने म्यूजिक नहीं टच किया था। फिर हाँ मैं 11 साल का जब था, तब मैंने स्कूल में वापस से इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की हमारी क्लासेस का होता था ऑप्शन, ओके वो लिया था। और उस टाइम पे आ मुझे गिटार सीखने का मन था। ये कौन तब से स्कूल की बात है? मैं पढ़ा हूँ एक स्कूल में, बाल भारती पब्लिक स्कूल के नाम से, कॉरेक्ट, दिल्ली में ही। दिल्ली में ही। ओके मैं पूरा लाइफ अपना दिल्ली में ही निकाली है, ये पहली बार ही मैं पिछले साल दिल्ली के बाहर निकला हूँ। या तो हमारे स्कूल में वो इंस्ट्रूमेंटल क्लासेस का था, तो मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया। फिर उसमें मैं कीबोर्ड ही प्ले करता रहा, और सीखा। मैं अच्छा प्ले करता था, स्कूल के इवेंट्स वगैरह में भी प्ले करता था, हर जगह में। तो वो वहाँ से करते करते ये हो गया था कि हाँ, म्यूज़िक मुझे पसंद है, मैं करता हूँ, एंड ये मुझे करते रहना है। जो पिवटल पॉइंट है, जैसे आप कह रहे हो कि राइट किस टाइम पे एकदम से करने का मन हो, आई थिंक वो था जब मैं 15-16 साल का था। तो 10th स्टैंडर्ड खत्म हो गया, 11th में गए, या और वो मैंने भी साइंस ली थी, ओके पीसीएम। और इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी में मैंने भी कोचिंग सेंटर वगैरह ज्वाइन किया, सब कुछ किया, ओके उसकी तैयारी वगैरह भी करी। पर मैं उससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। ओके मुझे मतलब मुझे पढ़ाई से दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो वो रैट रेस वाली फीलिंग है ना, कि आप बस भेड़ चाल में लगे हुए हो, उसके सबके आगे निकलना है और वो करना है वो मुझे। 3 इडियट्स की वो डायलॉग नहीं है कि रेस मची हुई हाँ, है? वो जो कि अपना रेस वगैरह लगी हुई है, 3 राइट इडियट्स वगैरह, वो भी उसी टाइम पे मूवी रिलीज हुई थी एक तो। उसने बड़े बच्चे बिगाड़े हैं उस टाइम में। गिव मी सम सनशाइन। ठीक है, तो वो सब का जो था, मुझे साइंस वगैरह से कभी दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे ना वो रैट रेस और इंजीनियरिंग का वैसे पढ़ने का मन नहीं था कभी भी। मतलब वो भसड़ वो भसड़ नहीं पसंद थी बिल्कुल भी। तो मैंने, और उस टाइम पे फिर म्यूजिक बजाना खत्म हो गया, बंद हो गया था बिल्कुल। आप, क्योंकि मेरा उस टाइम पे शेड्यूल ऐसा होता था, 5 दिन स्कूल जाना है, सैटरडे संडे वो 6 घंटे ट्यूशन की, उसकी कोचिंग सेंटर की क्लास होती थी, ओके और मैं वहाँ बैठा हुआ होता था। वहाँ के टीचर्स वगैरह इतना अच्छे से आपको ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर के लेवल पे ही चलते या रहते थे। और उसके अलावा मंडे वेंसडे फ्राइडे मेरी एक और फिजिक्स की ट्यूशन होती थी। ओके तो बेसिकली दिन में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन थे, ट्यूसडे और थर्सडे, जब मैं आधे दिन के लिए फ्री हूँ, वरना मैं हर रोज बस इधर से उधर भाग रहा पूरे हूँ, समय बिजी। बिजी हूँ। ठीक है, और वो करते 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 बहुत एग्जॉस्टिंग हो रहा था मेरे लिए, वो सस्टेन तो नहीं हो रहा था उस टाइम पे। पर वो मेहनत मेहनत करते करते कर रहे थे। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ना शायद ये साइंस इंजीनियरिंग का नहीं जमेगा। अच्छा, तो पेरेंट्स को बोला? हाँ, ओके और उनका रिएक्शन में ऐसा था कि मम्मी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी, पर मेरे पापा जो हैं वो खुद भी एकेडमिक हैं, वो प्रोफेसर ओके रहे हैं यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में। अब वो रिटायर हो गए। या पर उनका ये था कि ठीक है, तुम कुछ और भी अगर कर रहे हो तो रूट्स निकल आते, क्योंकि वो भी या साइंस के टीचर नहीं थे, वो ओके कॉमर्स वगैरह के बैकग्राउंड से थे। तो करेक्ट वो वहाँ पे प्रोफेसर वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि तुम फिर इकोनॉमिक्स पढ़ लो, चाहो तो। पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट थी, मतलब ये या नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं। पर हाँ, उस टाइम पे ये था कि जब उस टाइम पे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई का प्रेशर या ये स्कूल का प्रेशर इतना ना, तो बस म्यूजिक आपका एक रिलीफ था लाइफ में, और कुछ नहीं था। हाँ तो वो उस टाइम पे एक बहुत फीलिंग ये हुई कि यार मैं इस चीज के बिना ना जी नहीं सकता लाइफ में शायद। वो बहुत एक रियलाइजेशन हो गया था वो फितूर वाली फीलिंग आ गई थी, कि यही हाँ, है। कि यार बाकी सब कुछ सैक्रिफाइस हो जाएगा लाइफ में, ये नहीं हो सकता सैक्रिफाइस। या उससे वो बहुत अटैचमेंट हो गया था कि बट मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे अटैचमेंट हुआ जो बोल रहे हो, तो वो क्या था अटैचमेंट? वो सिर्फ एज म्यूजिक, एज संगीत अटैचमेंट था कि हाँ, कीबोर्ड जो प्ले करते थे वो अटैचमेंट था? कि दोनों ही था, क्योंकि म्यूजिक सुनना ऑफ कोर्स बहुत पसंद है, बट फिर उसको प्ले करना और अच्छे से प्ले करना, हाँ वो अलग पार्ट है। क्योंकि जब आप कुछ प्ले कर रहे हो या सीख रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैटर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, या क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो। राइट फिर करते करते जब आप कुछ अच्छे से प्ले कर पाते हो ना, तो उसकी जो फीलिंग है कि यार ये मैं अच्छे से कर पा रहा हाँ हूँ, वो बहुत अच्छी, वो एक, वो रिवॉर्डिंग होता है वो बहुत। बहुत रिवॉर्डिंग होता है। या तो बस फिर वो जो 2 चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। फिर जो है स्कूल वूल ख़त्म किया मैंने, 12th वगैरह में पढ़ाई वढ़ाई करके नंबर भी ले लिए थे थोड़े से, तो मेरा डीयू में रामजस कॉलेज में एडमिशन हो गया इकोनॉमिक्स में। अरे वाह। और वही कट ऑफ वगैरह के मेरिट से, जो हाँ ईसीए वाला होता है उसमें नहीं था। अच्छा ओके। वहाँ पे मैंने एक जगह पे ऑडिशन दिया था एक कॉलेज में। काय तो का ऑडिशन था? बेसिकली वही होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके
ईसी एक्स्ट्रा करिकुलर कोटा होता है अच्छा, कि जो ओके। लोग बहुत अच्छे होते हैं उसमें, उनमें से कुछ लोगों को जैसे स्पोर्ट्स कोटा वगैरह होते हैं वैसे ही ईसीए कोटा भी होता है। तो वो उसमें आपके ऑडिशन वगैरह लेते हैं, अगर आप उस ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए तो आपको एडमिशन यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा अरे ऑन द वाह! बेसिस ऑफ दैट। तो मैं हाँ। गया वो ऑडिशन देने के लिए, और मैंने स्कूल खत्म होने के बाद, 12th खत्म होने के बाद पहली बार फॉर्मल म्यूजिक लेसन लेने शुरू किए थे। ओके। तो 2-3 महीना मैंने उसमें भी प्रैक्टिस करी, काफ़ी प्रिपेयर करके गया। वो जून में होंगे ऑडिशन, और मैं पहले दिन होकर आया और मेरे से इतने ऊपर के लेवल के लोग वहाँ पर आए हुए, तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा अभी तो बहुत मेहनत करनी है भाई, अभी तो कुछ नहीं आता आपको, क्योंकि मैं सोच रहा अच्छा मैं इतना प्ले कर लेता हूँ, ये होता है, इतना तो आता है मुझे करना, चलो देखते हैं वहाँ पे जाके वो क्या होता होगा। है ना माइंडसेट की यार अपन ही है सब, बट फिर जब देख लेते हैं ना कि और अपने जैसे और अपने से ऊपर हाँ, भी बहुत लोग हैं, तब लगता है कि यार अपन क्या है। अभी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है कि मेरे स्कूल में खास तौर पे मेरे सर्कल में म्यूजिशियंस वगैरह थे, पर कोई इस लेवल का नहीं था कि बिल्कुल जीनियस लेवल का। ऑल्दो मेरे स्कूल से बहुत एक आध बहुत अच्छे म्यूजिशियन निकले हैं। ओके। एक बंदा मुझे पता है जो ए.आर. रहमान के साथ में काम कर रहा है एज अ कंपोजर वगैरह। अभी? हाँ, और वो अरे बहुत वाह! सालों से कर रहा है। इनफैक्ट वो कुछ टाइम पहले एक कॉलेज है बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक बॉस्टन में, या यूएस में, वो वहाँ पे पढ़ चुका है। वो बहुत जीनियस लेवल बंदा था। दूसरा मेरे स्कूल से, हमारे स्कूल के टाइम पर ही एक बंदा आया था, वो गिटारिस्ट है, वो दिल्ली में ही बैंड्स वगैरह में प्ले करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन है। और नाइस। तीसरा मेरे स्कूल से अगर कोई फेमस म्यूजिशियन है तो उनका नाम है बादशाह। उसको तुम्हारे स्कूल के? हाँ, अरे वाह, ये बादशाह के वाले हैं या बादशाह के पर साथ मैं कभी वाले? मिला नहीं, ना स्कूल में कभी मैं मिला, कभी देखा, ना हम्म, उसके बाद का कभी। तो अ, फिर करते करते कॉलेज में पहुंचे, तो कॉलेज में भी पढ़ाई और म्यूजिक चल रहा है, प्रैक्टिस भी बहुत करता था। अच्छा, मेरे पास उस टाइम पे कीबोर्ड पियानो था नहीं, तो मैं अपने ओके। टीचर के घर जा जाके प्रैक्टिस करता था, सब कुछ था। अच्छा। मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर के टाइम पे मेरे फादर कहते कि तुम्हें चाहिएगा तो फिर हम ले लेते हैं। तो पहले मैंने बड़े हाथ पैर मारे कि कुछ सस्ते में मिल जाए, सेकंड हैंड मिल जाए, रेंट पे मिल जाए। वो कहते कोई बात नहीं, तुम ले लो, डंका वाला जितने का भी तुम्हारा आता है। तो वो आ गया, फिर मैं थोड़ा उस पर और प्रैक्टिस करने लग गया। फिर कॉलेज वॉलेज जब खत्म हुआ तो उसके बाद अच्छा अब क्या करें म्यूजिशियन वगैरह का, क्योंकि मैंने तो कॉलेज के 3 साल जो है अपना खुद से प्रैक्टिस में टाइम लगाया था, मैं बाहर किसी से नहीं मिला था। करेक्ट। तो फिर मैंने 1 साल ऑडियो इंजीनियरिंग पढ़ी कॉलेज के बाद में। मुझे एक जगह पे दिल्ली में पता सो चला। वो सर्टिफिकेट कोर्स था? हाँ, वो 1 साल का पीजी डिप्लोमा ओके, पीजी डिप्लोमा। डिप्लोमा करेक्ट। सर्टिफिकेट कोर्स था वो। औरबिंदो सेंटर है जगह का नाम, अरे वाह। वो श्री आई हैव औरबिंदो हर्ड सेंटर। अबाउट इट, मैंने सुना है नाम। तो सैकैक के नाम से है वो दिल्ली में। वो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन है, मैं भी वहाँ से पढ़ के निकला हूँ। तो वो 1 साल का कोर्स था जिसमें मैंने फिर काफ़ी कुछ सीखा, लोगों से मिला, म्यूजिशियन से मिला। फिर करते 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 मेरा यहाँ लंदन में पढ़ने का मन था काफ़ी टाइम से, तो मैंने 2018 में रिसर्च करना शुरू करा होगा कि मुझे बाहर यूके जाना है। बाहर पढ़ना है, यूके में कहाँ पढ़ सकते हैं, क्या और मैंने दुनिया की और भी जगहें भी देखी थी। इनफैक्ट मैं बीच में 1 साल जर्मन भी सीख रहा था, क्योंकि जर्मनी में पढ़ाई सस्ती होती है, मतलब ऑलमोस्ट फ्री होती है एक तरीके से। ये कितना फनी नहीं है कि हर म्यूजिशियन करना म्यूजिक चाहता है, लेकिन अपने रास्ते ढूंढने के लिए उसको क्या क्या नहीं करना पड़ता है। हाँ, वो है। एंड और अब इकोनॉमिकली भी इंसान सोचता है कि यार इकोनॉमिकली मैं और मेरा परिवार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हाउ कैन आई मेक देयर लाइफ इजी, हाँ, कि मैं जर्मनी में म्यूजिक की पढ़ाई सस्ती है तो मैं जर्मन सीख लेता हूँ। हाँ, तो वो उस तरह का रहता है। अब वो उसका ये सभी है ना कि मुझे लगता है आप किसी को उसके लिए ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का अपना कंडीशन और रिसोर्सेज का या बहुत फ़र्क होता है। जैसे अगर हम दोनों के बीच में बात करें, तो आप दिल्ली से नहीं हो, भाई। है ना? आप हो मध्य प्रदेश इंदौर से, या भोपाल। भोपाल से, या सॉरी। तो अब ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें, तो अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे को पियानो सीखना है, भोपाल में वो सीखना मेरे से भी भाई। थोड़ा और डिफिकल्ट होता। आप शायद भोपाल में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आराम से सीख सकते थे, भाई। लेकिन वेस्टर्न कुछ भी सीखना शायद थोड़ा और डिफिकल्ट होता। या म्यूजिक प्रोडक्शन या ऑडियो इंजीनियरिंग सीखना तो और भी डिफिकल्ट होता। उसके लिए कहीं ना कहीं तो बाहर निकलना पड़ता ही है भाई। आपको, है ना? तो हर एक का अपना रिसोर्सेज का जो है हर एक डिफरेंट, की वो अलग लड़ाई है, हर एक हर का एक की अलग अपनी भी भीड़ है। अलग अलग लड़ाई रहती है आने जाने की। कोई कैसे होके जाता है, कोई कैसे होके जाता है। तो वो मुझे लगता है कि उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट
फिर हम सब म्यूजिशियंस भी डिफरेंट अलग अलग तरीके के बनते हैं उसी के बेसिस पे। हर एक का हमारी नीश अलग हो जाता है हाँ, हमारा बोलने का, करने का तरीका, चीज़ों के बारे में सोचने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, फिर और फिर अल्टीमेटली हमारी आर्ट में वो झलकता भी है। रिफ्लेक्ट तो करता है। वो अच्छी बात है, क्योंकि हर तरीके के इंसान को म्यूजिक के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करने का अगर मौका जब मिल रहा है, तो हम यही चाहेंगे ना कि हर एक की अपनी अलग आवाज निकल के भी, अगर सारे 100 लोग सेम ही चीज बोलने वाले हैं तो 100 लोगों को करने की जरूरत क्या तो है। लोग एंटरटेन ही नहीं होंगे। हाँ, लोगों और के एंटरटेन इन लोगों को हर चीज में डिफरेंट मसाला चाहिए, इन लोग हाँ को सब कुछ डिफरेंट चाहिए। हाँ, जैसे अब मुझे कंपैरिजन के लिए ऐसा लगता है कि आप वीडियोस या मूवीज या टीवी शोज में कंपेयर करो, तो जब आज से 10 साल पहले यूट्यूब पे पहली बार TVF, AIB ये सब आए, वही तो वो कितना फटा था, क्योंकि वो वही कितना डिफरेंट था एज कम्पेयर टू जो भी हम कि देख साले रहे ये थे। लोग गाली दे रहे हैं यार इतने। हाँ, सिर्फ गाली गलौज की बात नहीं, पर वो जो उनकी स्क्रिप्ट भी थी। हाँ, भाई, या तो आप बॉलीवुड मूवी देखते हो Yeah. जिसमें या तो लोग इतने अमीर है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते वही उनकी लाइफ, या फिर वो थोड़ा सा रेगुलर लाइफ का कभी कभार दिखा देंगे, पर हम्म, वो भी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हमारी एक्चुअल लाइफ से बहुत हटके ही होती हैं। वही ठीक है, फिर सच्चाई नहीं होती उसमें। हाँ, फिर आप देखते हो कुछ हॉलीवुड का, तो वो तो बिल्कुल ही रिलेटेबल नहीं होता। हाँ फनी होगा, एंटरटेनिंग होगा, सब कुछ हो सकता है, हाँ लेकिन वो रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि जो बंदा इंडिया में बैठा है कहीं पर छोटे से शहर में, मिडिल क्लास फैमिली का, उसकी लाइफ में और एक अमेरिका के कैलिफोर्निया के बंदे की लाइफ में जमीन आसमान का जमीन फर्क है। आसमान का अंतर है। कोई प्रॉब्लम ही सेम नहीं है, कोई वही लाइफ के इशू ही सेम नहीं है। फिर एकदम से ऐसा एक कोई बंदा आता है जो कॉलेज की लाइफ के बारे में बात कर रहा है कि मेस का खाना इतना गंदा होता है, जेब में पैसे नहीं होते हैं, कभी नल में पानी नहीं आ रहा है, कमरे में रह रहे हो, आपका साथ में रूममेट है गंदा सा, सफाई नहीं रखना चाहता, या कुछ और हरकतें चल रही हैं, जो भी कुछ चल रहा है। फिर कोई गाली गलौज भी दिखा रहा है, फिर वो मिडिल क्लास लाइफ दिखा रहे हैं कि भाई ज्यादा पैसे नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है लाइफ की। तो वो इसलिए है क्योंकि उन लोगों की खुद की कहानी है जो वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं, कि भाई हम कॉलेज वगैरह जब गए, हमारी लाइफ तो ऐसी थी। ये तो मूवी के अंदर तो पता नहीं कौन सी लाइफ दिखाते हैं कॉलेज की जो चल रही है, जो किसी की भी नहीं होती। हर बंदा कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सोच के आता है कि ऐसे बस अभी मैं कॉलेज में घुसूंगा और लड़कियां बढ़ जाएगी। हाँ, लड़कियों की लाइन लगी हुई होगी जो बस मेरा इंतजार कर रही है कि भाई अंशुल कब आएगा, पलाश कब आएगा, उसके बाद में तो बस हम चढ़ जाएं इनके ऊपर। और उसके बाद में आप जो हैं कॉलेज में इधर उधर घूम फिर रहे हैं, बढ़िया बाइकें चला रहे हैं, बाइक डीजे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और होता क्या है 3 साल तक आप DTC के धक्के खाए जा रहे हैं, मेट्रो का वेट कर रहे हैं कि अरे कब आएगी ट्रेन। यार ट्यूब का वेट करते हैं हमारा। हाँ, वैसे उस बारे में मैं एक चीज बोलूंगा कि दिल्ली मेट्रो ना इसकी ट्यूब से तो बहुत बहुत बेटर है। ब्रो मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, जितने लोगों को लगता है ना कि लंदन और डेवलप्ड एंड स्टफ, हाँ, हमसे पूछो। मैं इस चीज के लिए तो आप में से किसी को भी बोलूंगा जो भी देख रहा है कि एटलीस्ट मैं दिल्ली का बोल सकता हूँ, मैं दिल्ली में रहा हूँ। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली मेट्रो हो, उसके बाद आप वहां से ऑटो कर लो, आप बस में चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, इट इज स्टिल मच बेटर देन लंदन। यहाँ पे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली मेट्रो में आपको अगर कहीं से कहीं जाना है, आप गूगल मैप्स पे चेक कर लो या दिल्ली मेट्रो के ऐप पे चेक कर लो, आप सारा नेविगेट कर सकते हो। यहाँ की ऐप है एक, उसका नाम TFL है, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के नाम से। उस ऐप में हर रोज ये अपडेट करा जाता है कि आज कौन सी लाइन नहीं चलेगी, वो लेट है, आज कौन सी लेट है। ऐसा कोई सिस्टम दिल्ली में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि दिल्ली में ये अज्यूम्ड है कि सारी दिल्ली मेट्रो ऊपर से नीचे तमीज से चलेगी। और मैंने आज तक कभी कोई ट्रेन फेल होते हुए देखी है। मुझे 10 साल दिल्ली में ट्रेन यूज करते हुए हो गए, तो वो सिर्फ जून के महीने में जब दिल्ली का टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर है, तब मैंने ट्रेन फेल होते हुए देखी है। और यहाँ का उससे कहीं गुना बकवास सिस्टम है। अरे रिसेंटली लास्ट ईयर, मैं एक और चीज बताता हूँ इसी संदर्भ में। भाई बारिश हुई और मैं ट्यूब में बैठा हूँ, जब ट्रेन इधर मुड़ रही है, लाइक राइट टर्न ले रही है, यहाँ से पानी टपक रहा है, अंदर लेफ्ट मुड़ रही है, इधर से उसके वेंट से पानी टपक रहा है। यार ऐसा तो हमारे इंडियन रेलवे की ट्रेनों में नहीं देखा। तो हाँ, और दिल्ली मेट्रो में हर यार ये पॉडकास्ट तो अपने दिल्ली मेट्रो के लिए बना दिया। भाई मैं तो दिल्ली मेट्रो के लिए गाना बनाना चाहता हूँ अब, कि मैं ट्रेन वेन को ऑनर करने के लिए ये एक गाना होना चाहिए उसके लिए। हाँ। मैंने कहीं का और अभी तो मैंने आपको यहाँ के ट्रेन के रेट नहीं बताए हैं।
आप जब ट्रेन के रेट सुनेंगे उसके बाद आपको और गुस्सा आएगा हाँ, कि महीने का ऑस्टर कार्ड का वो देख लो, हाँ अपना बिल देख लो, या जो भी अपन पैसा उसमें डाल रहे हैं मंथली। हाँ एक एक आप यहाँ पर आप दिल्ली मेट्रो की एक राइड मैक्सिमम 80 रुपए तक जाती है या फिर 0.8 पाउंड स्टार्ट टू एंड। हाँ हाँ, उसमें जो भी उसका जो सिस्टम राइट। है 80-100 रुपए को जा सकता है मैक्सिमम उसमें वो भी तब जब आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लेंगे नॉर्मल ट्रेन का उससे कम ही है फिर ओके। ठीक है और यहाँ पे आप कम से कम 1.1 यानी 110-120 रुपए से लेके आप 300-350 पाउंड तक 300-350 रुपए तक 460 देता था मैं जब मैं ईस्ट लंदन में रहता था, हाँ यहाँ से। उसके ऊपर भी जा सकता है आपका दिन का खर्चा तो मतलब आप ये सोचिए कि 650-700 रुपए दिन का बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खर्च कर रहा है और वो भी ठीक से नहीं चलता टाइम पे नहीं आता देखो सिंपल सी बात ये बताना चाह रहे हैं और मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि पहले आओ, एक्सपीरियंस करो, फिर लंबा और मोटा पैसा इन्वेस्ट करो। जैसे हम लोगों ने 20-20 30-30 लाख खर्च करके यहाँ कोर्स किया। कोर्स है अच्छा, देयर इज हाँ नो प्रॉब्लम विद द कोर्स, बट जो कोर्स के बाद चीजें होती है ना कि लोग पूरा लोन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं होता कि जिसके पास इतना पैसा हो कि वो 20-30 लाख एकदम अपनी एजुकेशन में कर रहे हो। वो सिर्फ एजुकेशन की फीस है, यार रहना भी पर मंथ हाँ मिनिमम टू मिनिमम लाख रुपए इंसान खर्च कर रहा है, मिनिमम बोल रहा हूँ। वो हाँ कुछ लोग तो 2-3 लाख भी खर्च कर देते हैं। सो वही, यदि इंसान इतना मोटा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना यहाँ आने के लिए, पहले आके एक्सपीरियंस करना चाहिए। क्योंकि मुझको नहीं पता था, तो मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि भाई यदि कोई आने का सोच रहा है, आओ, बिल्कुल आओ। इट्स अ प्लेस जिसमें सारी दुनिया भर के लोग आते हैं, तो ये जगह है, मतलब हब है एक तरीके से एंटरटेनमेंट का। आना चाहिए, बट एक्सपीरियंस पहले करो फिर आना, क्योंकि हम्म यार लगते हैं यार, यहाँ पे लगी भी पड़ी रहती है नहीं वो तो भयंकर। हाँ वो है वो जैसे इंडिया में मुंबई के बारे में बोलते हैं कि भाई मुंबई की लाइफ Right. एनर्जी वाइब सब कुछ है वो है लेकिन जब आप इनिशियली आएंगे तब आपको उसमें से कुछ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि आप इनिशियली अपने रोटी तोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं Right. तो वो इनिशियल पीरियड सभी के लिए डिफिकल्ट होता है हमारा भी चल रहा है हम भी उसी में अभी अपना हम्म, निकाल रहे हैं टाइम पर पढ़ाई के मामले में हाँ अच्छा है हाँ, आपको यहाँ पे रिसोर्सेज जिस तरीके की जिस लेवल की मिलेंगी शायद ही इंडिया में कोई प्रोवाइड कर पाता है नेटवर्किंग इज द बेस्ट थिंग यार। नेटवर्किंग, कैसे कैसे लोगों के साथ अपन काम कर रहे हैं, हाँ पूरी दुनिया भर से बच्चे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके कल्चर को जान रहे हैं, वो किस हाँ तरीके का म्यूजिक कर रहे हैं। तो इंसान क्या डिफरेंट जॉनर्स में भी काम करता है। बट मुंबई की बात करी, लंदन और मुंबई की यदि बात किया जाए, कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ लेट्स से म्यूजिक म्यूजिक इंडस्ट्री, ऐसा क्या लगता है कि लंदन यूके की म्यूजिक इंडस्ट्री, जो कि एक ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री कह सकते हैं, और मैं थोड़ा सा ना उसको बबल में डाल रहा हूँ क्योंकि इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री काफी वास्ट अब हो चुकी है, बट मैं मुंबई ही बोलूंगा कि मुंबई की इंडस्ट्री में ऐसा क्या होना चाहिए जो मैच कर पाए ग्लोबल इंडस्ट्री को। व्हाट्स योर ओपिनियन, मतलब तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मेरे ख्याल से अगर उसमें थोड़ा सा और स्कोप हो चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने का म्यूजिकल स्टाइल्स में हम्म, क्योंकि एक चीज़ मुझे ये लगती है कि हमारे देश में या म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप जो भी बात करो अच्छी बुरी बातें जिसकी भी जो भी करो मुझे आज भी ये लगता है कि हमारा जो आर्ट है और जो हम्म, लिटरेचर है ख़ास तौर पे हम्म, जैसे मैं भी आपको बता रहा था ना अपने बुक्स वगैरह ये पढ़ने के बारे में कि मैं हम्म, गुलजार साहब की बुक्स पढ़ रहा हूँ जो राइट, भी पढ़ रहा हूँ मुझे लगता है कि अभी भी क्योंकि और मैं हिंदी स्पीकर हूँ तो अगर आप किसी और लैंग्वेज को भी बोलते हैं इंडिया की तो आपके लिए भी शायद ये डिफरेंट तरीके से एप्लीकेबल होगा हमारी लिरिक्स में और हमारे म्यूज़िक के थीम्स में अभी भी बहुत डेप्थ है जो मुझे लगता है यहाँ की म्यूज़िक में बहुत जगहों में नहीं है जब मैं यहाँ का पॉप म्यूज़िक सुनता हूँ मैं उसे दो तरीके से एनालाइज करता हूँ एक मेरा ऑडियो इंजीनियर म्यूज़िक प्रोड्यूसर का दिमाग है जो उससे बहुत इंप्रेस्ड होता है कि ये साउंड कहाँ से आया होगा इसे बनाया कैसे होगा रिकॉर्ड कैसे किया होगा क्या क्या होगा बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं ऐसा नहीं है कि सारे आर्टिस्ट खराब क्योंकि अब दुनिया में अच्छा आर्ट बनाने वालों की कमी नहीं है इस वक्त हम सब लोग ऑनलाइन आ सकते हैं सब कुछ कर राइट, सकते हैं पर जब मैं पॉपुलर म्यूजिक की बात करता हूँ जो सबसे ज़्यादा आपको मेन स्ट्रीम में रेडियो में बजता हुआ हर जगह बजता हुआ दिखेगा बड़े बैनर्स पे और पर्दों पे मुझे ये लगता है कि यहाँ की म्यूज़िक में लिरिक्स के टर्म्स में या आर्ट के टर्म्स में डेप्थ की थोड़ी कमी है जब आप किसी भी तरीके की जैसे आप लिरिक्स
चाहे आपके वो प्यार मोहब्बत के गाने हों या हम्म आपके स्ट्रगल के गाने हों, कुछ भी हो। बहुत कम मुझे यहाँ पे गाने मिलते हैं जिसमें मुझे वो डेप्थ दिखती है जो हमारे म्यूजिक में अभी भी काफ़ी हद तक दिख जाती है। चाहे आप आज के टाइम पे भी 2024 के हम्म जो भी हिट गाने हैं या फिर जो भी आपके सबसे बड़े रोमांटिक सॉन्ग्स या कुछ या भी निकले पॉपुलर जो होंगे, पॉपुलर हाँ सॉन्ग्स निकले होंगे, स्टिल अगर आप उसमें लिरिकल कंटेंट देखोगे ना, बहुत जगहों में बहुत डेप्थ अभी भी है। यहाँ पे वो आई थिंक थोड़ा कम है। गॉट इट तो अ, क्या डिफरेंस है मुंबई के और उसमें और हमारे उसमें, तो हमने अभी भी थोड़ा सा अपना कल्चर वगैरह होल्ड ऑन किया हुआ है। आई होप वो भी आगे भी रहे कि वो वही चेंज ना हो। पर म्यूजिकल स्टाइल्स के टर्म्स में हाँ, अगर हम थोड़ा और एक्सपैंड करें, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करें, और क्योंकि हमारा कंट्री का जो म्यूजिक है वो मूवीज से बहुत रिलेटेड है, वो मूवीज पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जितना भी म्यूजिक हम यूजुअली सुनते हैं वो किसी मूवी का ही साउंड ट्रैक होता है। पर अंशुल पता है ये पहले नहीं था, पहले एल्बम्स आते थे, पहले सीडीज वो कैसेट्स आते थे, तो वो प्रॉपर सिर्फ एल्बम्स होते थे, गाने होते हाँ थे। वो सिस्टम अब चेंज हो गया क्योंकि मे बी ऐसा है कि वो चीज यहाँ नहीं है ग्लोबल इंडस्ट्री में, वो सिर्फ हाँ इंडियन इंडस्ट्री में कि लोगों को ना मूवी या वीडियो ही देखना है। वो आजकल गाने खरीद के वो कैसेट खरीदने वाला वो कल्चर चला गया। हाँ, वो तो चला गया। अब पहले क्या था कि क्योंकि फिल्म म्यूजिक तो हमारे यहाँ पे रहा ही है वही पॉपुलर। 90s में, लेट 90s में, अर्ली 2000s में काफी सारे आर्टिस्ट थे जिनकी इंडिपेंडेंट एल्बम्स भी आ रही थी। तो अगर आप उस टाइम पे चार्ट्स वगैरह निकाल के देखोगे, सोनू निगम की, हाँ शंकर महादेवन के जैसे गाने अलग से आए थे, वही अदनान सामी के गाने एल्बम वगैरह अलग से एल्बम्स आए, अलग से आते अलग से आई हैं, लकी अली के एल्बम्स अलग से आई हैं। तो ये बहुत सारे लोग थे जो उस टाइम पे अपना इंडिपेंडेंटली भी कर रहे थे। हम्म वो फिल्म के गाने भी कर रहे थे, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली भी अपना म्यूजिक रिलीज कर रहे थे। और भी लोग थे जो मतलब सारे नाम वही मुझे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बैंड्स भी थे और भी लोग थे। और उसके बाद से भी इंडी साइड पे बैंड, रॉक बैंड्स वगैरह रहे हैं, 2000s वगैरह में आर्टिस्ट रहे हैं, और भी लोग आगे फिर करते करते आए हैं। आई थिंक वो एक पॉइंट पे कल्चर डाई डाउन हो गया क्योंकि मे बी पैसा इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई कि पैसा लोग तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो तो कोई एल्बम बनाएगा नहीं। क्योंकि वही खास तौर पे आज के टाइम पे तो हम 2024 में घर बैठे बैठे एल्बम बना सकते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे बहुत कम लोगों को अवेलेबल थी, आज से 20 साल पहले। क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली म्यूजिक रिकॉर्ड करना, बनाना और उसे It's a डिस्ट्रीब्यूट difficult करना work, बहुत bro. डिफिकल्ट था। जो आप कैसेट की बात कर रहे हो, वही एक सिंपल सा उसका पार्ट ये है कि कैसेट लोग खरीद के सुने तो बाद में होगा ना, पहले कैसेट बनाई जाएगी, बनाई जाए। और वो कैसेट बनाना इज नॉट इजी, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, उसमें बहुत हाँ, पैसा उसकी लगता है। प्रोडक्शन, वो एक फिजिकल चीज है जिसकी प्रोडक्शन में टाइम लगता है। हम्म पहले तो आप वो अपना म्यूजिक तैयार करोगे, जो भी है, रिकॉर्डिंग करी, मिक्सिंग करी, मास्टरिंग करी। और उस टाइम पे मास्टरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता था, जो कि क्योंकि हर मीडियम पे जाने के लिए, कैसेट में जाना है कि सीडी में जाना है कि वाइनल पे जाना है, किस पे जाना है, उसके हिसाब से सेपरेट बनते थे। और ये एनालॉग मीडियम है तो ये डिग्रेड हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत स्पेसिफिक चीजें, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डिजिटल में तो आज के टाइम पे आप कुछ भी कहीं भी अपलोड कर दोगे, सब चलाया जा सकता है। एनालॉग मीडियम में बहुत डिफरेंट होती थी चीजें। तो म्यूजिक शायद मुंबई में बन रहा होगा, रिकॉर्ड हो रहा होगा, तैयार हो रहा होगा, उसकी प्रेसिंग, प्रिंटिंग, प्रोडक्शन बंगाल में हो सकती है, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑल ओवर इंडिया या इंडिया के बाहर भी, तो उसमें टाइम और मनी बहुत लगता था। तो उस टाइम पे क्या है, हर चीज ना बहुत लिमिटेड उसमें करी जाती थी। जब गाने टेप पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगेन एनालॉग मीडियम में रिकॉर्ड हो रहे हैं, एज कम्पेयर टू जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि सिंगर जो है अभी गाएगा, अच्छा एक वर्ड जो है इस टेक का ले लेते हैं, एक वर्ड इस टेक का ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। ये सब आजकल होता है। एनालॉग में आपको पूरा स्टार्ट टू फिनिश अच्छे से करना होता है, और लिमिटेड टेप्स होते हैं, क्योंकि अगर आपकी एक मैग्नेटिक टेप खत्म हो गई दिन की, या तो आप उसको इरेज करके उसी पे दोबारा करोगे, या फिर आप और लेकर आओगे, और हर बार लाने के और पैसे रीडू नहीं हो सकता। हाँ, तो वो हर चीज को बड़े ध्यान से उस टाइम पे करना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस थे। तो जो बंदा उस स्टूडियो के अंदर घुस सकता है, उसका स्किल भी बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए, फिर वो जो म्यूजिक बन रहा है वो अच्छा होना चाहिए। और इन जनरल, क्योंकि जब आप कैसेट खरीदते हो तो ना, मुझे ये लगता है कि हर फिजिकल चीज की एक आपके पास में वैल्यू होती है कि ये मैंने भी खरीदा है। आप उसको सुनना चाहते हो और अच्छे से सुनना चाहते हो, और म्यूजिक चलाना भी है तो वो कैसेट घर के स्टीरियो स्पीकर सिस्टम में चलेगी,
जब आप सुन रहे हो तो या तो फिर ये होगा कि भाई घर में सारे सारे लोग ही बैठ के सुन रहे हैं, तो उसका फोकस भी ज्यादा रहता था। और पहले के समय तो लोगों के घर में इस तरीके के होते भी नहीं थे, नहीं 10 एक, घरों में एक घर में होगा, सब आके हाँ फिर सुनते थे। हाँ बट मेरा एक क्वेश्चन इसमें एक और अराइज होता है कि जैसे पहले एल्बम्स आते थे, मीडियम इतना नहीं होता था, तो लोग बल्क में गाने बना के एक कैसेट बना के बेचते थे। व्हेन अब जब वो चीज बहुत आसान हो गई है कि लोग मतलब लोग चाहे तो दिन रात भर में बैठ के एक एल्बम पूरा बना सकते हैं, इतने टैलेंटेड बैठे हैं अपने यहाँ। अब क्यों नहीं हो रहा? जैसे लेट्स टॉक अबाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री से बड़े बड़े दिग्गज निकल रहे हैं, बड़े बड़े नाम है, पर मेजर जो आर्टिस्ट हैं उनके एल्बम्स क्यों नहीं आ रहे? जैसे रैप सीन, मैं जैसे रैप कम्युनिटी से आता हूँ, तो रैप सीन में अब आ रहा है ये सब चीज, पहले नहीं होता था। जैसे बादशाह का एल्बम आ रहा है, रफ्तार का आ रहा है, इक्का का आ रहा है, रागा, जितने आर्टिस्ट आ रहे हैं, एमसी स्टैनी, सब लोग के अब एल्बम्स निकल रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी अब थोड़ा ना वेस्ट के कल्चर को ले रहे हैं, क्योंकि वेस्ट का कल्चर एल्बम्स बनाता है। ये चीज मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में क्यों नहीं होती? वो तुम्हारा क्या ओपिनियन क्या था इसमें? क्योंकि एक्चुअल में मैंने नहीं सुना अरिजीत सिंह का कोई एल्बम अभी रिसेंट 10 इयर्स में आया है उस तरीके से। 10 साल से अरिजीत सिंह सारे ही गाने गा रहा है बॉलीवुड में। नो बट वो एक वो तो होता है ना कि एक quality पे भी आर्टिस्ट है। पूरा साल 2 साल निकाल के एक एल्बम पूरा बनाता है कि हाँ वो उसका है, उसका एसेंस है। अभी क्या होता है कि एक मूवी में रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टर ने कोई स्टोरी लाइन बताई, किसी और ने कोई गाना लिखा, अरिजीत अच्छा लगेगा, अरिजीत से गवा दो। अच्छा इसमें विशाल अच्छे लगेंगे, विशाल से गवा दो। सो वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में क्या ओपिनियन है आपका कि ये एल्बम वाला चीज आया नहीं अभी तक बड़े सिंगर्स में? बिकॉज वो दुनिया के सबसे बड़े सिंगर्स हैं यार, अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान, सोनू विशाल, निगम। यू नो। आई थिंक कि उन आर्टिस्ट का खुद तो मन होता होगा करने का, या ठीक है, वो लाइव भी इतना परफॉर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इस सब में शायद उनके कोई एक तो वही कि मनी पीछे से इन्वेस्ट कौन कर रहा है, कितना कर वही रहा है। अब क्या है कि हम एज लिसनर्स या म्यूजिक बनाने वाले भी क्या करना चाहते हैं और रिकॉर्ड लेबल के ओनर्स क्या करना चाहते हैं, वो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि रिकॉर्ड लेबल के ओनर्स जो भी हैं वो एक बिजनेस रन कर रहे हैं, और मैं उनको भी गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनका काम है कि हम एक बिजनेस में हैं जहाँ पे म्यूजिक एज अ प्रोडक्ट हम सेल करते हैं और उससे हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जब उनके पास प्रॉफिट्स आएंगे तभी वो उसको और आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्या है कि एक तो रियलिस्टिकली म्यूजिक के थ्रू पैसे कमाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप अपनी एल्बम खुद बना के स्पॉटिफाई पे डाल तो सकते हैं बहुत सस्ते में, शायद आप साल के कुछ 2,000 रुपये 3,000 रुपये दोगे और वो आपकी एल्बम जो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू होता है, ठीक है, और आपकी एल्बम पड़ी हुई है, आप यूट्यूब पे फ्री पे भी डाल सकते हो या जो भी कर सकते हो, पर जो अर्निंग आती है उसकी स्ट्रीमिंग से वो बहुत कम है। आपको उस स्ट्रीमिंग से कोई डिसेंट इनकम मिल जाए कि आप अपना घर चला लो, उसके लिए आपको कम से कम महीने के 10 से 12 लाख लिसनर्स चाहिए, कम से कम। मतलब उस लेवल का आपका कम से कम फॉलोइंग, फेम, वो सब होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उसमें अभी भी ये लगता है कि शायद रिकॉर्ड लेबल्स को अभी भी लगता है कि एक आर्टिस्ट की अलग से एल्बम निकालना इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। और सेकेंडली ये भी एक इशू है कि हमारी जो ऑडियंसेस हैं उनका अटेंशन स्पैन उतना नहीं रहा है जितना पहले होता था कि वो एल्बम सुने। आज के टाइम पे कोई बंदा शायद ही, जो म्यूजिशियंस वगैरह होंगे शायद वो सुनते होंगे, मुझे उसके अलावा बहुत रेयर ही कोई मिला होगा जिसने मुझे ये बोला कि मैं एक एल्बम सुन रहा हूँ। हर इंसान गाना सुन रहा है। अपने जैसे म्यूजिशियंस ही मिलते हैं जिसको स्टडी करना है कि ओके नए आर्टिस्ट का एल्बम आया, लेट्स स्टडी कि उसने क्या काम किया। क्योंकि बाकी सब लोग गाना ही सुनते हैं कि, और इनफैक्ट वेस्टर्न आर्टिस्ट के लिए बाय एंड लार्ज ये आज तक सही ट्रू ही है कि जब उनकी एल्बम आती है तो एल्बम के 2 या 3 गाने ही हिट हो रहे होते हैं, तो वो और हर एक का वही रहता है कि आपने 10 गाने बनाए हैं, उसमें से कौन सा हिट हो जाएगा पता नहीं। चाहे आपका इंटेंशन रहा होगा कि हम एल्बम स्टार्ट टू फिनिश बनाएंगे, उसका एक कॉन्सेप्ट होगा, उसकी थीम होगी, हर एक गाना दूसरे से गाने में फ्लो करेगा किसी तरीके से, गानों के बीच में शायद कोई कनेक्शन होगा या ओवरऑल एक साउंड होगा पूरे एल्बम का जो उसको कन्वे करता है कि ये मेरा इस एल्बम का साउंड है। लेकिन स्टिल उस सबको नजर में रखते हुए भी बाहर इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल वैल्यू एक 10 गानों में से 2 या 3 ही हिट होते हैं यूजुअली, फिर बहुत सारे होते हैं जो नहीं लोग सुन रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट की भी एल्बम खोल के देखोगे तो वो स्पॉटिफाई वगैरह पे तो व्यूज आते हैं, उसके लिसनर्स के आते हैं, स्ट्रीम्स दिखाता है वो,
तो उसमें नंबर्स अगर आप कंपेयर करोगे तो पूरी एल्बम में 2 या 3 होंगे जिनके एकदम से बहुत सारे होंगे बहुत और होंगे फिर एकदम और से बाकी बाकी सब सबके बहुत नॉर्मल कम या होंगे। ये तो नोटिस किया। तो आई थिंक वो बैकिंग, लेबल्स, फंडिंग उस सब का इशू है। मुझे नहीं लगता कि क्योंकि आर्टिस्ट तो गाना चाहेंगे अपना खुद से भी। Yeah. वैसे भी वो जितने भी आर्टिस्ट ये इंडिया के बॉलीवुड वगैरह के हैं हम्म उनके थोड़े से राइट्स को लेके भी इश्यूज रहते हैं कि गाने के ऊपर राइट हम्म किसका कितना है क्या है। वही तो वो खुद ही चाहेंगे कि मैं अपना खुद ही मटेरियल लिख के परफॉर्म हाँ, करूँ, बनाऊँ, तो वो हम्म सारे राइट्स मेरे होंगे फिर वही उसमें। मेक सेंस। चलो थोड़ा टेक्निकल और तुम्हारी बात करते हैं। हम्म मिक्सिंग मास्टरिंग की बात करी, मिक्सिंग से ज्यादा प्यार है कि मास्टरिंग से ज्यादा प्यार मिक्सिंग, क्योंकि है? वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लंबा प्रोसेस है। हम्म उसमें आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। मैं थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक टाइप लोगों में आता हूँ, हम्म तो मुझे जितना डिटेल ओरिएंटेड काम करने को मिले उस तरीके से वो बहुत Yeah. पसंद है। तो मुझे लगता है सबको पहले डिफरेंस क्लियर कर दें शायद मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में Sure, कि क्या yeah, होता है। please. तो फॉर एनीबडी इज लिसनिंग, जो मैं ऐसे बताता हूँ कि एक गाना बनाने का आज के टाइम पे हम्म यूजुअली प्रोसेस क्या होता है। मान लो आप और वो दिखेगा भी अभी कुछ समय में। मान लो आप एक सिंगर हो या गिटारिस्ट हो, आपने कोई आप धुन गुनगुना रहे हो, आपको कोई गाना लिखना है, वो आपने बनाया करा। तो पहला पार्ट है आपका कॉम्पोजिशन, जिसमें आप गाने के बारे में सोच रहे हो कि गाना क्या होगा, मेरा वर्स क्या होगा, कोरस क्या होगा, कैसी कॉर्ड्स डालूंगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजेगा, कैसी बीट्स होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आप जो है उसमें करोगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि आपने चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड करी, स्टूडियो में जाके आइडियाज़ वगैरह सारे डाले। तो अब जो है आपके गाने में जितने भी एलिमेंट्स आपको चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आवाज़ें चाहिए, सब कुछ आपने कलेक्ट कर लिया, ये प्रोडक्शन हो गया। जब ये सब रेडी हो जाता है, उसके बाद में गाने को भेजा जाता है मिक्सिंग के लिए। मिक्सिंग बेसिक टर्म्स में सिर्फ ये है कि जितने भी वो एलिमेंट्स हैं, गिटार, वॉइस, ड्रम्स, बेस, बीट्स, सिंथ की आवाज़, पियानो की आवाज़, बैकअप वोकलिस्ट की आवाज़, जो भी आपने कुछ डाला, हम उन सबको बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, कि सब कुछ एक दूसरे के साथ में अच्छा जेल करता हुआ लगे। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो बिल्कुल नीचे दब गई हो, सुनाई नहीं दे रही है, या कोई चीज़ ऐसी ना हो जो बहुत ज़्यादा ऊपर है और वही हर चीज़ में टेक ओवर कर ले और बाकी चीज़ें को सुनाई ना दे पाए। तो हर चीज़ को बैलेंस करके रखना, वो मिक्सिंग है। वो टेक्निकल भी हो जाता है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं उसमें नहीं घुसता, पर Obviously. बेसिक नहीं तो इन लोग को लगेगा दो नर्ड जाके बैठ गए, इन लोग को तो मजा आ रहा है म्यूजिक में और हमें बोर कर रहे हैं। हमें बोर कर रहे हैं, पर ये बेसिक मिक्सिंग है। जब मिक्सिंग हो जाती है ये सारी की सारी, फिर आता है प्रोसेस मास्टरिंग का, जो कि हमारा म्यूजिक का क्रिएट करने का पार्ट का फाइनल प्रोसेस है। ट्रेडिशनली मास्टरिंग का जो रीज़न होता था, जैसे मैं पहले बता रहा था कि टेप्स के लिए, कैसेट्स के लिए, सीडीज के लिए, हर जगह जाने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। तो ट्रेडिशनली मास्टरिंग इंजीनियर्स जो हैं वो मिक्सिंग इंजीनियर्स के बाद में सॉन्ग लेते थे जिसकी यूजुअली स्टीरियो की एक फाइल होती है, और वो उसको हर फॉर्मेट के ट्रांसलेशन के लिए प्रॉपर परफेक्ट बना के दे रहे हैं। सेकंड रीज़न मास्टरिंग का ये होता है कि मिक्सिंग इंजीनियर अपने जो भी काम कर रहा है, करते 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 शायद थक भी जाता है या कुछ गलतियां भी करता है, तो मास्टरिंग इंजीनियर एक सेकंड ओपिनियन देने के लिए होता है एक तरीके से, कि आपने ये पूरा गाना बनाया या ये पूरी एल्बम बनाई, इससे सिमिलर जो एल्बम्स और गाने हैं वो ऐसा ऐसा साउंड करते हैं, तो आप अगर उसे वैसा ही थोड़ा साउंड कराना चाहते हो तो आप थोड़े से और चेंजेस ऐसे कर लो, या क्वालिटी कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से आप जैसे देख लो, तो मास्टरिंग वो फाइनल स्टेप होता है। और मास्टरिंग के अंदर में ही गाने का टाइटल क्या है, आर्टिस्ट का नाम क्या है, वो जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है फाइल्स की। अगर आप कोई भी गाना सुनते हो तो जब आपको उसमें एल्बम कवर दिखता है, नाम दिखता है आर्टिस्ट का या सब चीज़ों का, ये सब वहाँ ऐड करा जाता है, ताकि अब ये गाना, अब ये सॉन्ग, अब ये एल्बम रेडी हो गया है, अब हम इसको बाहर डाल सकते हैं। मेटा डेटा बोला जाता है कि अपन उसमें सारा डिटेल्स डालने की, क्या है, कितने kbps का है, और क्या नाम है, किसने लिखा है, कौन राइटर है, किसने क्या क्या किया है, सारी चीजें, मतलब एक तरीके से वो प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो जैसा प्रोफाइल है एक तरीके का। तो वो सब चीजें जो है वो मास्टरिंग में करी जाती हैं। नहीं, बट एक नॉर्मल सा चीज, एक ये भी लोग बोलते हैं कि मास्टरिंग जैसे मिक्सिंग हो गई तो आपका गाना स्टिल अभी थोड़ा लो साउंड करेगा। सो मास्टरिंग एक ये भी चीज़ है कि क्वालिटी बढ़ाना
स्टार्ट में और आखिरी में वॉल्यूम एक तरीके से वैसा करना कि यदि कोई क्लब में या गाड़ी में सुन रहा है सो वो बूस्ट दे हाँ गाने को। वो एक बहुत मेजर पार्ट है उसका कि यूजुअली मिक्सिंग इंजीनियर्स थोड़ा सा कम लेवल पे मिक्स करते हैं और फिर मास्टरिंग इंजीनियर्स चीज़ों को अलग अलग टूल्स यूज़ करके थोड़ा लाउड कर देते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं और जब हम कोई भी चीज़ स्पॉटिफाई पे या यूट्यूब म्यूज़िक पे कहीं पे भी सुनते हैं तो हमारी एक टेंडेंसी है कि जो भी चीज़ लाउड साउंड करेगी वो हमें बेटर लगती है और ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसके बारे में लोग पिछले बहुत सालों से 60 70 80 सालों से या उससे भी ज़्यादा से जानते हैं। तो हम इन जनरल कोई भी चीज़ ज़्यादा लाउड होगी उसे बेटर परसीव करते हैं। उसकी वजह से एक चीज़ ये हुई है कि ओवर टाइम इंजीनियर्स जो हैं वो अपने गानों को मिक्सेस को और ज़्यादा लाउड बनाना चाहते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में। तो मास्टरिंग इंजीनियर्स के ऊपर फिर वो भी प्रेशर आता है कि आप मेरे गाने को और लाउड बना दो और लाउड बना दो और उसी की वजह से एक बहुत बड़ा फिनोमेना है लाउडनेस वॉर्स के नाम से जो कि 90s वगैरह में बहुत चला था। जब उस टाइम पे वेस्टर्न एल्बम्स आ रही थी तो उनको जितना लाउड करा जा सकता है कोशिश करी जा रही थी उन्हें बनाया जाए और फिर उन्हें पब्लिश करा जा रहा था। और इसमें खराबी या दिक्कत की कोई बात नहीं है एज सच क्योंकि आज के टाइम पे भी वो होता है और काफ़ी हद तक एक लेवल पे शायद ज़रूरी भी है। पर एक इशू ये आता है कि आप कोई भी गाना सुन रहे हैं उसमें एक चीज़ होती है डायनामिक रेंज जो कि बेसिक लेवल्स पे उसका मतलब बस ये है कि गाने का एक लाउड पार्ट होगा जैसे मान लीजिए गाने का कोरस होता है जो आपका मेन कोई भी हुक होता है वो लाउड होता है उसमें बहुत लोग गा रहे होंगे ड्रम्स जोर से बज रहे होंगे सब कुछ साथ में आ रहा होगा। फिर गाने का एक वर्स होता है जहाँ पे आप थोड़ा सा क्वाइट हो जाते हैं या थोड़ा सा और इंटीमेट होने के लिए चीज़ों को थोड़ा सा हटा देते हैं कि मैं चाहता हूँ अभी सिर्फ मेरी वॉइस पे फोकस करा जाए बाकी चीज़ों को थोड़ा सा पीछे साइड कर दिया जाता है। जब आप चीज़ों को सिर्फ लाउडनेस के लिए टारगेट करते हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कम कर दिया जाता है। तो कभी कभार अगर आप कोई मूवी का साउंड ट्रैक खास तौर पे सुनेंगे तो वो बहुत डायनामिक होते हैं क्योंकि वो इतने लाउड इस तरीके से नहीं बनाए जाते इस तरह से मास्टर नहीं करे जाते। तो उसमें क्या होगा आप कभी कभार अगर हेडफोन लगा के या स्पीकर भी सुनेंगे ना आपको लगेगा अरे एकदम से बहुत क्वाइट हो गया तो मुझे वॉल्यूम शायद बढ़ाने की जरूरत है लेकिन फिर एकदम से एक बार आएगा जो बहुत लाउड होगा और वो इसलिए है कि जब उतना कॉन्ट्रास्ट होता है म्यूजिक में तो आप उससे थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करते हैं क्योंकि डायनामिक्स हैं उतने कि अभी कुछ बहुत क्वाइट था अभी मुझे बहुत ध्यान देना पड़ रहा था फिर एकदम से इतना म्यूजिक जोर से आपकी तरफ पे आएगा कि वो आपको बहुत जोर से हिट करेगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि कभी ट्राई करना यदि आप लोगों को कोई भी हॉरर मूवी देखना और उसको म्यूट कर देना तो डर नहीं लगेगा और वही वाले पोर्शन पे करना कि जहाँ पे कुछ कुछ हो रहा है मतलब कुछ क्लाइमेक्स है जो भी और उस जगह को म्यूट करोगे तुम्हारी नहीं फटेगी पर उसमें ऑडियो तुमने अनम्यूट किया जब तुम इवन सेकंड टाइम भी देखोगे ना तुम फटना चाहते इट्स ऑल अबाउट साउंड एंड म्यूजिक। हाँ हॉरर फिल्म्स आर अ वेरी गुड एग्जांपल उसका क्योंकि हॉरर फिल्म्स का जितना भी डर क्रिएट होता है वो 80% साउंड से ही क्रिएट होता है क्योंकि वो जो कॉन्स्टेंटली आप बहुत इंटीमेट साउंड्स होंगी या एकदम से चीज़ें बहुत क्वाइट हो जाएंगी और आप वेट कर रहे हो कि भी कुछ होगा और आपको पता नहीं कब होगा फिर एकदम से कुछ होगा और आप हिल जाओगे कि क्या हुआ था। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डायनामिक्स का। पर उसी तरीके से म्यूजिक में भी अगर आप ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक थोड़ा सा भी कुछ सुनोगे मूवी के साउंड ट्रैक्स भी हो सकते हैं आपकी फेवरेट मूवीज के वहाँ पर भी आप ये नोटिस करोगे और फिर उसके बाद में अगर आप रॉक म्यूजिक सुनो या मॉडर्न ईडीएम म्यूजिक सुनोगे तो उसमें आप ये नोटिस करोगे कि वो लाउड है और वो कॉन्स्टेंटली लाउड ही रहता है यूजुअली ज़्यादा वॉल्यूम फॉल नहीं करता। मूवी की जिक्र करने का रीज़न एक ये भी था कि ये मूवी का बैकग्राउंड स्कोर में भी काफ़ी काम करते हैं। सो लास्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी करंट प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर के क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चाहे मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बना रहे हो जो भी कर रहे हो। सो टेल। मैं जो कर रहा हूँ हाँ मैं अभी मोस्टली यहाँ पे तो हम जिस स्कूल में पढ़े हैं हमारे सामने ही बगल में एक फिल्म स्कूल भी है और मैंने अपने स्कूल के साथ साथ वहाँ पे भी काफ़ी टाइम यार इन लोग को लगेगा कि हम एक्चुअल स्कूल में पढ़ रहे हैं भाई स्कूल नहीं वो यूनिवर्सिटी है हमारा लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक
बोला जाता है हमारा एलसी में। हाँ वो स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं तो ये कॉलेज। समझे कि 12वीं 11वीं के बच्चे के क्या क्या पढ़ रहे हैं नहीं लोग। वो मतलब मैं 28 साल का हूँ भाई। मैं 27। तो वो स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको जो भी बोल लीजिए। तो अभी उनके मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निपटा लिए थे, लेकिन अभी उनमें से एक या दो बचे हैं जिनका मुझे म्यूजिक में बना रहा हूँ। तो वो एक साईफाई ड्रामा टाइप एक मूवी है जिसके लिए मैं अभी म्यूजिक बनाऊंगा, वो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। और 2-3 और है जिनका मैं साउंड कर रहा हूँ, उसका म्यूजिक नहीं कर रहा अभी। ओके तो उससे मतलब मेरा ये है कि मैं उसमें म्यूजिक कंपोज नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा काम ये है कि इस पूरी मूवी को साउंड को अच्छे से तैयार करके बाहर लाइक डालना। मिक्सिंग वगैरह साउंड हाँ उसकी मिक्सिंग मिक्सिंग साउंड की है। और फ्यूचर प्रोजेक्ट कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अभी मैं अपनी खुद की एल्बम पे काम कर रहा हूँ। वो एल्बम क्या है, किस तरीके की है, क्या प्लान है, कुछ कुछ सोचा, हाँ कुछ उस डिस्क्लेमर ही दे दो। मैं उस एल्बम में मैंने आज तक जो भी म्यूज़िक के बारे में सीखा है मैं जितना यूज़ कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे खुद के म्यूज़िक को लेके मेरा एम हमेशा ये रहता है कि मेरा लिसनर जो है वो जहाँ पे भी बैठा हो जो भी हो, मैं उसे कहीं और लेके जा पाऊँ, किसी और जगह में लेके जा पाऊँ। तो चाहे वो लिरिक्स या वॉइस के थ्रू हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हो, चाहे वो किसी और साउंड्स के थ्रू हो, तो मेरा जो एल्बम है वो उस पे कॉन्सेंट्रेट करती है। और उसमें जो भी मैंने अभी रिसेंटली गाने लिखे हैं, जिस भी तरीके से लिखे हैं, यूजुअली उसमें जो थीम्स हैं गानों की वो अ, मेरी खुद की लाइफ से रिलेटेड करते ही है कि थोड़ा-सा अकेलापन फ़ील होना, स्ट्रगल करना, इस सब से ऊपर उठना या नीचे रहना, या तो वो उन सब पे फ़ोकस्ड है। तो वो ऑलराइट अभी मैं उस पे काम कर रहा हूँ, वो शायद कुछ महीनों में रिलीज़ हो जाएगी। यार, गुड लक है इस चीज़ के लिए कि वो आए एल्बम जल्दी और हम भी सुने। और या और अपना सोशल मीडिया बता दो यार इन सब लोग को, ताकि ये सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ देख सके, और एल्बम कहाँ कहाँ क्या आएगा तो बताओ हाँ, इनको ताकि वो देख लें। तो और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लेकिन सुन भी लो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है 10 फिंगर्स एट वर्क, उसमें 10 है। 10 फिंगर्स एट वर्क इसलिए क्योंकि मैं पियानो प्ले करता हूँ 10 और उंगलियां काम पे। हाँ 10 उंगलियां काम पे। और और कीबोर्ड पे यूट्यूब भी इस पे भी टाइप करते वक्त भी 10 उंगलियां काम पर ही रहती हैं। तो और उंगलियां कहाँ कहाँ काम पे होती है नहीं कर रहे उस बारे ये में वो वाला पॉडकास्ट नहीं है, ये वैसा बट वो जो एल्बम आएगा तो यूट्यूब पे आएगा, क्या क्या मामला है वो उसका? हर प्लेटफॉर्म पे आएगा, ओके, सो स्पॉटिफाई, यूट्यूब वगैरह हर जगह पे। स्पॉटिफाई पे किस नाम से जानेंगे यदि इन लोग को जानना है? 10 उंगलियां काम पे। नहीं, ओके वो मैं अपने नाम पे ही रिलीज करूंगा। ओके, तो बता दो क्या नाम है, क्या कहाँ देखेंगे वो लोग? वो अंशुल जैन के नाम से ही आएगा एल्बम। राइट, चलो अंशुल, अब कुछ अपन बनाते हैं, इन लोग को भी सुनाते हैं। तो जो अब जो होगा उसमें तुमको पता चलेगा कि दो आर्टिस्ट लोग क्या किस तरीके से क्या म्यूजिक बनाते हैं, और लेट्स सी क्या होता है।